प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको ले चलते हैं कक्षा 11 की फिजिक्स में प्रत्यास्था गुणांक के अंक के सवालों की ओर। कहाँ ले चलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक के अंक के सवालों की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, यह अवश्य जान लीजिए कि इंटरमीडिएट की फिजिक्स में 70% सवाल आते हैं। कितने आते हैं? 70% सवाल आते हैं तथा 30% थ्योरी आती है। थ्योरी तो सभी व्यक्ति या सभी विद्यार्थी मतलब उसको पढ़ करके लिख सकते हैं, आसानी से बना करके भी लिख सकते हैं। इसमें हमें आवश्यक ये है कि फिजिक्स में डेरिवेशन आनी चाहिए, हमें फिजिक्स में सवालों को अच्छे प्रकार सीखना होगा। अभी तक हमने कक्षा 10 में आंकिक सवालों को बहुत ही कम मात्रा में हल किया है, तो अब हम इंटरमीडिएट में अर्थात कक्षा 11 तथा 12 में आंकिक सवालों को अधिक हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में आगे की फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो आगे की फिजिक्स में हमारे पास थ्योरी कम होती है। क्या कम होती है? थ्योरी। सवाल हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें सवालों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किस ज्ञान होना आवश्यक है? सवालों का। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवालों को अच्छी प्रकार सीखिए। तो आज हम चलते हैं प्रत्यास्था गुणांक के अंक सवालों की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था उसमें कि प्रत्यास्था गुणांक हमारे पास, इसके हम आंकिक सवालों को हल कराएंगे। तो आंकिक सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह आवश्यक है कि सवाल को हम अच्छे प्रकार से पढ़ें, उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, ये अत्यंत आवश्यक है पहले जान लेना। तो पहले हम क्या करते हैं? सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। क्या करेंगे? सवालों को अच्छे प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, इसमें जैसे हमारे पास सवाल पहला दिया गया है, तो क्या दिया हमारे पास सवाल में? एक तार में 2 × 10⁻⁻4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से। तो हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है? रेखीय विकृति। रेखीय विकृति कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न ही कोई मात्रक होता है और न ही इसकी कोई विमा होती है। तो हमारे पास रेखीय विकृति का मान कितना दिया गया है? 2 × 10⁻⁻4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो हमारे पास क्या दिया गया सवाल में? प्रतिबल दिया गया है। कितना दिया गया है? 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारे पास प्रतिबल का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिबल का मात्रक है। अब क्या याद करना है हमें? तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अर्थात हमें y याद करना है। क्या याद करना है? y। तो चलिए हम इस सवाल में लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। समझ में आ गया नहीं? क्या दिया गया हमारे पास सवाल में? रेखीय विकृति दी गई है और प्रतिबल दिया गया है। हमें क्या याद करना है? यंग प्रत्यास्था गुणांक याद करना है। तो हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक याद करना है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक हमने सूत्र पढ़ा था, प्रतिबल बटे विकृति होती है। मतलब कोई भी प्रत्यास्था गुणांक हमारे पास हो तो प्रत्येक प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र हमारे पास होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब यंग हमारे पास आ गया तो उसमें रेखीय विकृति आ जाएगी और अनुदैर्ध्य प्रतिबल आ जाएगा हमारे पास है। तो हमारे पास सवाल सबसे पहले दिया गया है रेखीय विकृति। तो हम लिखेंगे इसमें रेखीय विकृति बराबर कितना है? 2 × 10⁻⁻4 ये दिया गया है। इससे कोई मात्रक नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारे पास दिया गया प्रतिबल। प्रतिबल हमारे पास है 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्या याद करना हमें? तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक याद करना है। तो y बराबर हम ज्ञात करना है। यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक y का सूत्र होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास प्रतिबल कितना है? 2.4 × 10⁻7 बटे विकृति का मान कितना हमारे पास है? 2 × 10⁻⁻4। अब तो 2 का भाग अगर हम 2 से 4 देंगे कितना आएगा? 1.2।
1.2 आ जाएगा। गुणा आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 घात 7 दिया गया प्लस का, 10 पर घात -4 दिया गया है माइनस का। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास उनके आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो 7 में से अगर हम -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 11। देखो 7 में से हमें घटाना है -4, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 7 4 कितना हुआ? 11। तो 1.2 गुणा 10 पर घात 11 आ जाएगा। और यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक भी प्रतिबल के बराबर होता है, अर्थात इसका मात्रक हमारे पास क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान हो गया। सवाल सॉल्व हो गया। कितना सिंपल सवाल हमारे पास है, मतलब सवालों से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सवाल हमारे पास फिजिक्स में बहुत ही सरल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही सरल। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? सवाल नंबर 2। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? थ्योरी को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, अर्थात सवाल की थ्योरी को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। सवाल में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है और कौन सा इसमें सूत्र लग जाएगा। तो ध्यान दो, सवाल में हमारे पास दिया गया है धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर है। कितनी है? 0.35 मिलीमीटर है। फिर इसके बाद कहा गया है इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए, अतो 0.2% की वृद्धि करने के लिए वृद्धि दी गई है। करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो हमें इसमें कितने बल की आवश्यकता होगी और हमें यंग प्रत्यास्थ गुणांक y का मान दिया गया है 9.0 गुणा 10 पर घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास y दिया गया है यंग प्रत्यास्थ गुणांक है और हमारे पास तार की त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है? तार की त्रिज्या। सवाल समझ में आ गया होगा, मतलब क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो सवाल हमारे पास क्या कहा? एक तार हमारे पास है। क्या है? धातु का एक तार दिया गया है। इसकी जो त्रिज्या हमारे पास है वो 0.35 मिलीमीटर है। फिर इसके बाद कहा गया इस तार की लंबाई में, अर्थात तार को खींचना है, तो इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए, और अगर हमें 0.2% वृद्धि करना है तो कितने बल की आवश्यकता होगी। और हमारे पास है यंग प्रत्यास्थ गुणांक y का मान दिया गया है। तो पहले तो हम ये ध्यान देंगे सवाल में क्या दिया गया उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहा गया है? तार हमारे पास दिया गया है, उस धातु के तार की त्रिज्या कितनी है? 0.35 मिलीमीटर। अब एक में हमारे पास है मिलीमीटर है। एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि सवालों को हल करते समय हमें एमकेएस पद्धति का प्रयोग करना है, अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है मीटर किलोग्राम सेकंड का प्रयोग करना है। अगर हमारे पास मिलीमीटर दिया गया है तो उसमें क्या चेंज करना होगा? मीटर में चेंज करना होगा। तो ध्यान दो, हमारे पास R बराबर दिया गया है 0.35 मिलीमीटर अर्थात मिमी। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पर घात -3। कितना होता है? 10 पर घात -3। समझ में आना? ये कितना होता? अगर सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर को अगर मीटर चेंज करना है तो 10 पर घात -2 से गुणा करते हैं। मिलीमीटर दिया गया है तो मिलीमीटर को किसमें चेंज करने के लिए? मीटर चेंज करने के लिए 10 पर घात -3 से गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 पर घात -3 से गुणा हो जाता है। जिसको यह समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आपको YouTube पर एक अच्छी वीडियो मिलेगी इसको सीखने के लिए। मतलब एक हमारे पास बेसिक ज्ञान है जो कक्षा छोटी क्लास में पहाड़ी आती है उसमें लिखा होता है सब कुछ ये, लेकिन फिर भी हम तुम्हें कक्षा 11 के अनुसार फिजिक्स में किस प्रकार से होता है एक वीडियो में आपको बताया गया है। तो प्लीज उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो अभी हम केवल ये जान लेते हैं कि मिलीमीटर को मीटर चेंज करने के लिए 10 पर घात -3 से गुणा हो जाता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.35 गुणे 10 पर घात -3 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों 0.35 है, अगर इसे 35 बनाना है तो 10 पर घात -2 हो जाएगा, अर्थात दशमलव को हम किस तरफ खिसकाएंगे? दाहिनी ओर खिसका देंगे। कहाँ खिसका देंगे? दशमलव को दाहिनी ओर। तो जितनी अंक दाहिनी ओर खिसकाएंगे उतनी घात कम हो जाती है। अगर 2 अंक खिसका रहे हैं तो 2 घात कम हो जाएगी, अर्थात -2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 35 गुणे 10 पर घात -2 -3 ये है।
तो 35 × 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 मीटर। 35 × 10⁻⁻5 मीटर, ये हमारे पास हो गया आर का मान। अब इसके बाद कहा है एक तार की लंबाई में 0.2%। अगर हमारे पास मान प्रतिशत में दिया होता है तो वह हमेशा विकृति होती है। क्या होती है? विकृति। ध्यान रखना, इसमें क्या होती है? विकृति होती है। ठीक है ना। अगर कुछ मान हमारे पास प्रतिशत में दिया जाए, या आयतन में इतनी वृद्धि है तो आयतन विकृति है, लंबाई में इतनी वृद्धि है तो रेखीय विकृति हमारे पास है। तो हमारे पास रेखीय विकृति का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? रेखीय विकृति। तो रेखीय विकृति हमारे पास है 0.2%। तो इसको हल करें 0.2%। का मतलब क्या होता है? 1/100। और 1/100 को 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ऊपर, और एक हमारे पास है 2 × 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई? विकृति। क्या हो गई? ये विकृति। तो हमारे पास विकृति का मान हो गया। अब क्या याद करना है? हमें बल ज्ञात करना है। क्या याद करना है? बल। और साथ में हमें यंग प्रत्यास्थ गुणा वाई का मान दिया गया है 9.0 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो ध्यान दो, इसमें इतना तो इसमें ये स्पष्ट है कि रेखी हमारे पास है, और रेखी के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है, तो हम यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ही सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का। तो क्या हो जाएगा इसमें? यंग प्रत्यास्थ गुणांक। यंग प्रत्यास्थ गुणांक सूत्र क्या होता है? y बराबर, मतलब प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति होता है, मतलब ये हमारे पास मेन सूत्र है, प्रतिबल बटे विकृति। अथवा प्रतिबल बराबर होता है, हम क्या करना था? प्रतिबल ज्ञात करना है, विकृति दी गई है तो हम क्या याद करें? प्रतिबल बराबर होता है F/A गुणे विकृति। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है F याद करना है, तो A हमारे पास नीचे आ जाएगा ये। तो हम कैसे गुणा कर दें? F बराबर आ जाएगा YA गुणे विकृति। अब हम y का मान दिया गया है, विकृति दिया गया है, क्षेत्रफल a दिया गया है, तो क्षेत्रफल a के स्थान पर हम लिख सकते हैं πr², क्योंकि तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर y गुणे πr² गुणे हमारे पास आ जाएगी विकृति। बस मान रख दो उसमें। और तो y का मान कितना है? 9 × 10⁻10 है। y का मान कितना हमारे पास है? 9.0, मतलब 9 ही कहलाएगा। तो 9 × 10⁻10 दिया गया है। और पाई का जो मान हमारे पास होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन हमने यहाँ पर 22/7 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि त्रिज्या हमारे पास 35 दी गई है। 7 से कट 7 × 35, 3.14 भी रख सकते हैं। मतलब जब 22/7 हमारे पास है, अर्थात 7 का भाग हम 22 में देते हैं तो 3.14 आता है। कितना आता है? 3.14। ये पाई का मान हमारे पास हो गया। आर का मान कितना हमारे पास है? 35 × 10⁻⁻5। और इसका स्क्वायर करना है तो हमारे पास आ जाएगा 35 × 35 × 10⁻⁻5 था, वर्ग करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 10 हो गया ये। फिर इसके बाद गुणे विकृति। विकृति का मान हमारे पास 2 × 10⁻⁻3, तो 2 × 10⁻⁻3 हो जाएगा। और 2 ये 7 से कट जाएगा। 7 पना 35 कितना आ जाएगा? 7 पना 35 हमारे पास हो जाएगा। अब गुणा करने का कहीं एक तरीका होता है, ऐसे से गुणा करना है कि 10 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए। अगर ऐसा आ जाए तो उनको पहले लिख लेते हैं हम। अब देखो हमारे पास ये 5 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 है। तो अब जो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? तो हमारे पास 9 बचा, ये 22 बचा, और ये 35 बचा। 5 दूनी 10 से 10 हो गया, एक 10 पर घात 10, कितना हो जाएगा? 10 पर घात 11 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर ध्यान दे सकते हो। हमने 9 लिख लिया, 22 लिख लिया, 35 लिख लिया। इस 5 से 5 दूनी 10 हो गया, तो एक 10 हमारे पास ये है, अर्थात 10 पर घात 1 और 10 पर घात 10 ये है। आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाती है, कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। तो 10 पर घात कितना हो गया? 11 हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद गुणा,
अब कितना बचा हमारे पास, 10 पर घात माइनस का 10 ये है, 10 पर घात माइनस का 3 ये है, तो 10 पर घात माइनस का हमारे पास हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। अब हल कर दो इसे, तो हल करेंगे इसमें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये चाहे से गुणा कर लो, चाहे ऐसे हम गुणा कर सकते हैं, ऐसे गुणा इसमें कर लो, चाहे ऐसे गुणा इसमें कर लो, फिर बाद में गुणा कर लो इसमें, ठीक है। तो ऐसा कर लो इसमें 9 हमारे पास ही है, 22 से गुणा कर लो इसमें, 22 पंचे कितना होता है, 22 पंचे 110 होता है, हासिल कितनी है 11, फिर इसके 22 तिया 66, 66 और 11 जोड़े कितना हो जाए 77, तो 770 हो गया ये, गुणे 10 पर घात कितना बचा हमारे पास, माइनस का 3 बचा, ये कितना बचेगा, माइनस का 3। अब 7 से गुणा कर दो इसमें, तो 7 से गुणा करें तो 0, 9 7 63 की 3 हाथ से कितनी 6, 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा 69 हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69, गुणा 10 पर घात कितना है माइनस का 3, अर्थात 10 पर घात माइनस 3, तो 1 2 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6.93 न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गया बल, कितने बल की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। कोशिश है सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। आज के इतनी पर्याप्त है, धन्यवाद।